आज की न्यूज़पेपर की शुरुआत हम करेंगे साइंस वाली न्यूज़ से। पहली जो न्यूज़ है प्रोटोस्टेट कैंसर से रिलेटेड है, इसलिए हमें सबसे पहले प्रोटोस्टेट को समझना होगा। तो प्रोटोस्टेट एक प्रकार से ग्रंथि होती है जिसको आप गांठ कह सकते हैं। तो ये जो कलर आप देख रहे हो बैगनी वाला, यही है प्रोटोस्टेट। कहाँ पर स्थित होता है ये? हमारे ब्लैडर और ये जो पेनिस रहता है ना, इसके बीच में इसकी लोकेशन रहती है। तो यहाँ पर यदि कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि होती है तो उस समय जो कैंसर होगा उसको हम कहेंगे प्रोटोस्टेट कैंसर। इस कैंसर से बचने के लिए आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने, शोधकर्ताओं ने कुछ एक उपाय की खोज की है। उसी को लेकर के ये न्यूज़ आई है, आज हम उसी को देखेंगे। अब हम आते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं न्यूज़ में कौन सी बात कही गई है। आईआईटी कानपुर की टीम ने आइडेंटिफाई किया है एक नवल टारगेट को, ठीक है, एक नए टारगेट को, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, प्रोस्टेट कैंसर का इलाज कर सकते हैं। यहाँ पर बात करी जाती है चूहों पर। बीईटी इनहेबिटर्स, मतलब जो बीईटी क्या है यहाँ पर बाद में क्लियर हो जाएगा। बीईटी अवरोधक, इसका यूज़ इन्होंने सिंगल रूप से किया या फिर कॉम्बिनेशन रूप से किया विथ एंटी एंड्रोजन ड्रग्स, मतलब बीईटी इनहिबिटर्स और एंड्रोजन ड्रग्स। इससे ये पता चला कि काम जो है इफेक्टिव तरीके से हो रहा है। यहाँ पर बात बताई जाती है रिसर्चर एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, इन्होंने डिस्कवर किया है कि पार्टिकुलर जीन जिसका नाम DLX1 रखा गया है, ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट ऑफ जा, स्केलेटन एंड इंटरन्यूरॉन्स इन द ब्रेन, हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। तो सबसे बड़ा इसका कारण कौन सा है? DLX1 जीन। यही जीन है सबसे बड़ा कारण जो कि डेवलप करता है हमारे जबड़ों को, स्केलेटन को, इंटरन्यूरॉन्स को, हमारे कहाँ पर? दिमाग में। इसके साथ साथ में हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, इसका इन्होंने पता लगाया है। इसके बारे में बात करी जाती है, जो DLX1 प्रोटीन है ना, इसको जो है फाउंड किया गया एट एलिवेटेड लेवल इन द प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट्स, जहाँ पर जो है कैंसर ज़्यादा है, प्रोस्टेट कैंसर जिन रोगियों में थोड़ा तेज देखने को मिल रहा है, वहाँ पर DLX1 प्रोटीन पाया गया। अब जब रीजन की यदि देखें कि वाई द DLX प्रोटीन हैज़ बीन यूज्ड एज ए यूरिन बेस्ड बायोमेकर्स, आगे बात बताई जाती है कि आज के समय में जो आईआईटी कानपुर है ना, इन्होंने ये फाउंड किया है कि ये जो DLX1 प्रोटीन है विच इज़ एक्सप्रेस एट हायर लेवल इन द प्रोस्टेट कैंसर सेल्स, जो कि सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिल रहा है ये वाला प्रोटीन DLX1 प्रोटीन, हैज़ ए ह्यूज रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर एंड स्प्रेड ऑफ द कैंसर टू अदर ऑर्गन्स इन द बॉडी, मेटास्टेसिस। तो DLX1 ही सबसे प्रमुख रोल निभा रहा है, जो प्रोटीन है ना वो। अब स्मॉल मॉलिक्यूल्स का यूज़ किया गया एज ए इनहेबिटर्स, मतलब अवरोधक। ये जो बढ़ रहा है इसको हमको रोकना है। द रिसर्चर हैव शोन इन माइस ए न्यू थेरापेटिक स्ट्रेटजी टू ट्रीट पीपुल विद DLX1 पॉजिटिव प्रोस्टेट कैंसर। इसके बाद बात बताई जाती है कि रिसर्चर लोगों ने ये चीज़ पाया है कि लगभग 60% ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर टिश्यू। अब टिश्यू की हम बात कर रहे हैं, अभी तक हमने किस चीज़ की बात की थी? अभी तक हमने जीन से हमने देखी प्रोटीन, और प्रोटीन से हम देख रहे हैं टिश्यू, और टिश्यू से मिलकर के क्या चीज़ बन जाता है? हमारे अंगों का निर्माण होता है।
अराउंड 60% ऑफ द प्रोटेस्ट कैंसर टिश्यूज हैव हायर लेवल और DLX1 प्रोटीन। तो यहाँ पर बात बताई जाती है कि हमें 60% के लगभग लगभग में प्रोटेस्ट कैंसर टिश्यूज हैव हायर लेवल ऑफ DLX1 प्रोटीन। जिस एरिया में हुआ है वहाँ के जो टिश्यू है ना, लगभग 60% टिश्यू, उसमें हमें DLX1 हायर लेवल में देखने को मिला। एंड व्हेन द टीम जेनेटिकली एबलेटेड DLX1 जीन, इसका मतलब यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है एबलेटेड, जिसका मतलब होता है पृथक करना। अब कोई भी चीज़ हो रही है तो उसको टुकड़े टुकड़े में अपन को बांटना जरूरी रहता है, उसका अध्ययन करना जरूरी रहता है। इसी प्रकार से इन्होंने जेनेटिक रूप से DLX1 जीन को पृथक किया, जो कि क्या काम कर रहा था, प्रोटीन बनाने का काम कर रहा था। जीन से क्या बनता है, प्रोटीन। तो एबिलिटी ऑफ कैंसर सेल टू ग्रो, इसी के ये ऐसी कोशिकाएं बनाता है जो कि कैंसर को फैला रही हैं, वो ग्रो होते रहती हैं, डेवलप एंड स्प्रेड होती हैं टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी वाज कंप्रोमाइज्ड। ठीक है, ऐसी चीज हमको देखने को मिली है। अब इसमें स्टडी किस प्रकार से करी गई, देखो 2 चूहे लिए गए हैं इसमें। एक जो चूहा है इसमें इन्होंने क्या काम करा है, DLX1 प्रोटीन को इम्प्लांट कराया है उसकी सेल्स में, और दूसरे में DLX1 को इम्प्लांट नहीं कराया है, या फिर जो कराया था तो DLX1 एबलेटेड कैंसर सेल थी वो। ठीक है, मतलब DLX1 पृथक वाली कैंसर सेल थी। आगे जब इन्होंने ये पाया कि यहाँ पर जो कैंसर है, कैंसर का जो ट्यूमर है, फोड़ा है ना, वो तेज़ी के साथ में और बहुत उसका साइज बड़ा था, और जहाँ DLX1 नहीं था वहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या हुआ, हैड फीवर कैंसर सेल माइग्रेटिंग टू अदर ऑर्गन्स। द माइस दैट वर इम्प्लांटेड विद DLX1 एबलेटेड कैंसर सेल डेवलप्ड ओनली स्मॉल ट्यूमर। तो यहाँ छोटा सा हुआ, इसके अलावा कैंसर की जो कोशिकाएं हैं वो और दूसरे अंगों को प्रभावित नहीं कर पाई हैं। ऐसा इन्होंने अपनी स्टडी के लिए किया था। इसके बाद सेकंड एक्सपेरिमेंट के बारे में बात बताई जाती है। ऑन माइस वाज एग्जामिन द एबिलिटी ऑफ कैंसर सेल्स टू मेटास्टेसिस एंड ग्रो इन द बोन्स। इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है मेटास्टेसिस, तो इसका मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मैलिगेंट ग्रोथ एट ए डिस्टेंस फ्रॉम प्राइमरी साइट ऑफ कैंसर। तो आप ये समझ सकते हैं कैंसर के चलते चलते जो अनवांछित ग्रोथ होती है ना, उसको ही इसमें मेटास्टेसिस कहा गया है, जिसको हम हिंदी में विक्षेप, अपरूपांतरण और रूप परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि हमने शुरू में ही पढ़े थे ना कि ये जो DLX1 है ये कैंसर की कोशिकाओं को भी बढ़ा रहा है, और जो हमारी जो हड्डियों का ढांचा है उसको भी ये वृद्धि करने का काम करता है। तो एक जो सेकंड जो स्टडी थी वो इसी को लेकर के थी। प्रोटेस्ट कैंसर सेल्स हैव ए टेंडेंसी टू मेटासाइज इन द बोन्स। तो बोन्स में हमें परिवर्तन लाने की क्षमता यहाँ पर दिखाई देती है। तो इन्होंने चेक किया द रोल ऑफ DLX1 प्रोटीन का इन कैंसर मेटास्टेसिस, ऐसा कहना है गोयल का। फॉर दिस इन्होंने यूज़ किया क्या, कैंसर सेल्स दैट वर आइदर DLX1 एबलेटेड या फिर दोज एक्सप्रेसिंग हायर लेवल ऑफ द प्रोटीन एंड इम्प्लांटेड टू कैंसर सेल इनटू टीबिया। तो इन्होंने इसको कहाँ पर डाल दिया, बोन में डाल दिया। 2 चीज़ किया, एक तो DLX1 एबलेटेड प्रोटीन यूज़ किया, और दूसरा जो यूज़ किया इन्होंने हायर लेवल ऑफ द प्रोटीन को यूज़ किया था। तो अब जो अध्ययन इन्होंने किया ना, तो उसमें इन्होंने क्या देखा कि देखो कैंसर सेल्स with elevated level of DLX1 exhibited more bone damage than the cell that have DLX1 ablated। मतलब कि यदि आपने DLX1 को इम्प्लांट कर दिया है ना, तो वो जो हड्डी है और भी ज़्यादा डैमेज हो जाती। DLX1 नहीं है तो ज़्यादा डैमेज हमको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा एंड्रोजन रिसेप्टर का यूज़ किया जाता है।
एंड्रोजन रिसेप्टर इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। एक बात नई और यहाँ पर शामिल हो गई है, एंड्रोजन रिसेप्टर। यही एक कारण बताया जा रहा है कि प्रोस्टेट कैंसर को डेवलप करने का ये काम कर रहा है। इसके अलावा 50% ऑफ प्रोस्टेट कैंसर हार्बर एन एबरेंट जीन विच इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू जीन। नाम बताए गए हैं TMPRSS2 एंड ERG। तो अब इनको क्या किया गया, फ्यूज किया गया एक दूसरे के साथ में, और रिजल्ट हमको देखने को मिला प्रोडक्शन ऑफ हायर लेवल ऑफ ERG प्रोटीन। अभी जो फर्स्ट वाली साइंस की न्यूज़ है ना हमारी काफ़ी लंबी हो गई है, और मैप वाला पोर्शन शायद मुश्किल है आज की हम डिस्कस कर पाए। तो इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो टोबैको को यूज़ को लेकर के है कि आखिर कितने समय पहले, कितने साल पहले से लोग तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट है अनकवर्ड एविडेंस दैट हंटर गैदरर्स इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, जिसको हंटर गैदरर्स कहते हैं ना, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा इसके बारे में। नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं, इन्होंने तंबाकू का इस्तेमाल किया था आज से 12,300 साल पहले। इसके पहले का एक डॉक्यूमेंट आया था जिसमें बताया गया था कि 9,000 पहले तंबाकू का यूज़ किया गया था। या आज के टाइम में कई सारी डिबेट हमको देखने को मिलती है। व्हेन टबाको प्लांट वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड, ठीक है, डोमेस्टिकेटेड यहाँ यूज़ किया गया, मतलब पाला, पाला शब्द यहाँ पर इसका कोई पालन। रिसर्चर हैव डिस्कवर्ड द ओल्डेस्ट डायरेक्ट एविडेंस ऑफ टबाको यूज एट ए हंटर गैदरर कैंप इन उथास वेस्ट डेजर्ट। ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि जो रिसर्चर है ना, कहाँ पर इन्होंने डिस्कवर किया है, ओल्डेस्ट डायरेक्ट एविडेंस ऑफ टबाकू उपयोग का। तो हंटर गैदरर्स कैंप उथास वेस्ट डेजर्ट में, तो जो खाद्य संग्राहक रहते थे ना, शिकारी, और जो अपने भोजन को इकट्ठा करने वाले जो लोग रहा करते थे पुराने ज़माने में, ठीक है, काफ़ी हिस्ट्री की काफ़ी पुरानी बात यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो वो लोग जो कैंप बना करके रहते थे उतास वेस्ट डेजर्ट में, ये पाई गई है। इसके बाद वाली न्यूज़ बताई जाती है सी ग्रास को लेकर के कि उसका क्या एडवांटेजेस होता है। यहाँ पर जो पिक्चर है ना एकदम क्लियर नहीं हो पा रही है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना, ये पिक्चर है ऊद बिलाव की, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ओटर्स। और भी यदि इसकी क्लियरली हम पिक्चर देखना चाहें तो देख लेते हैं, यहाँ से पता चल जाएगा। ये देखिए, ये जो पिक्चर है ना, इसको हिंदी में कहते हैं ऊद बिलाव और इंग्लिश में बोलते हैं ऑटर्स। तो ऑटर्स से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज़ आई है। Dalhousie University and reported in Science found that seagrass meadows are much more genetically diverse। तो सी जो ग्रास मीडोस है ना, ये इनका कहना है कि ये जेनेटिकली रूप से कैसे हैं, डाइवर्स होते हैं, मतलब विविधता उनको देखने को मिलती है। 10 resilient in areas where otters are present। तो ये लोग कहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पर घास के मैदान, जो समुद्री घास रहती है ना, वो उसमें विविधता रहती है। Otters leave their trademark pits and craters on ground while digging for clams। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो आकाश गंगा से रिलेटेड है, और जिसको गैलेक्सी हम कहते हैं ना। तो यहाँ पर एक स्टेलर ऑब्जेक्ट वर्ड इस्तेमाल में लाया गया है, जिसका मतलब होता है कनेक्टेड विद स्टार, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है उसका संबंध है किससे, तारों से। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिस्कवर्ड अनयूजुअल सिग्नल कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ मिल्की वे सेंटर। तो जो मिल्की वे का केंद्र है, यहाँ से अनयूजुअल सिग्नल कमिंग फ्रॉम, यहीं से जो है कुछ कुछ सिग्नल वैज्ञानिक लोगों को मिले हैं मिल्की वे के जो
सेंटर है ना वहाँ से। द रेडियो वेव्स फिट नो करेंटली अंडरस्टैंड पैटर्न ऑफ वेरिएबल रेडियो सोर्स एंड कुड सजेस्ट ए न्यू क्लास ऑफ स्टेलर ऑब्जेक्ट। तो रेडियो जो तरंगे हैं फिट नो करेंटली अंडरस्टूड पैटर्न ऑफ वेरिएबल रेडियो सोर्स, और ये सजेस्ट करता है न्यू स्टेलर ऑब्जेक्ट के बारे में, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट का संकेत है जो कि तारों से संबंध रखता है। द लाइट फ्रॉम द न्यू सिग्नल ओसिलेट्स इन ओनली वन डायरेक्शन एंड दैट डायरेक्शन रोटेट विथ टाइम। तो यहाँ पर बात करी जाती है कि ये जो लाइट हमको देखने को मिल रहा है ना, ओसिलेट्स यहाँ पर वर्ड किया जाता है जिसका मतलब होता है टू स्विंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लाइक पेंडुलम द फैन वाज ओसिलेटिंग। जैसे कि पेंडुलम आगे और पीछे झूलते रहता है ना, इस प्रकार की गति हमको देखने को। तो ये जो लाइट हमको देखने को मिली है फ्रॉम द न्यू सिग्नल ओसिलेट्स इन ओनली वन डायरेक्शन, तो ये एक ही दिशा में इसका ओसिलेशन होता है। एंड दैट डायरेक्शन रोटेट विथ टाइम, और ये जो डायरेक्शन है ना फिर दिशा है वो टाइम के साथ रोटेट होती रहती। द ब्राइटनेस आल्सो वेराइज ड्रामेटिकली, इसके अलावा उसकी जो चमक है उसमें भी चेंजेस देखने को हमको मिल रहा है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो है चंद्रमा से है। चंद्रमा की एज के बारे में ये न्यूज़ है कि आखिर चंद्रमा की एज क्या है। तो एज ऑफ मून रॉक की यदि हम बात करें तो कई सारे सैंपल वैज्ञानिक लोग चंद्रमा से लाते हैं वहाँ के पत्थरों के, और उन पत्थर के माध्यम से बता पाते हैं कि चंद्रमा की उम्र आखिर होगी कितनी। ए लूनार प्रोब लॉन्च्ड बाय चाइनीज स्पेस एजेंसी रिसेंटली ब्रॉट बैक द फर्स्ट फ्रेश सैंपल ऑफ रॉक एंड डेब्रीज फ्रॉम मून इन मोर देन 40 ईयर्स। तो ये सब चीज़ें जो ये सब नमूने लाए गए हैं, ठीक है, रॉक लाए गए, डेब्रीज लाई गई वहाँ की, है ना, बारीक बारीक जो बुरादा रहता है उसको लाया गया। लगभग ये पिछले 40 साल की बात यहाँ पर हो रही है। नाउ एन इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट हैज़ डिटरमाइंड द एज ऑफ दीज मून रॉक्स एट क्लोज टू 1.97 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो चंद्रमा की जो चट्टानें हैं उनकी उम्र बताई जा रही 1.97 बिलियन साल पुरानी। All of the volcanic rock collected by Apollo were older than 3 billion years. अपोलो ने जो कलेक्ट किया था नमूने उसकी उम्र बताई जा रही है 3 बिलियन ईयर्स। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं फ्रंट पेज से। शुरुआत करते हैं पहली न्यूज़ की। माइनिंग अफेक्टेड विलेजर्स इन उड़ीसा डिनाइड रिलीफ। अब जिस एरिया में उड़ीसा में मान के चलो ये वाला एरिया यहाँ पर माइनिंग हो रही है, ठीक है, यहाँ पर जो पर्यावरण है वो तो प्रभावित होगा ही, इसके अलावा लोग किस प्रकार से प्रभावित होते हैं, उनकी जीविका, ठीक है, उनकी रोजी रोटी, उनकी सब कुछ घर बार किस प्रकार से प्रभावित होता है इस न्यूज़ में आप देख सकते हैं। तो अब चूंकि इस एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन में वो नहीं आ रहे हैं, इसी के चलते चलते उनको राहत नहीं मिल पाई है, सरकार की कोई सहायता नहीं मिल पाई है, ऐसा उनका कहना है, ठीक है, ऐसी ये न्यूज़ बताती है। दे हैव बीन टोल्ड दे बिलोंग टू डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक इन क्योंझर, मतलब केवल ब्लॉक बस चेंज हुआ है, एरिया तो वही है, तहसील बस चेंज हुई है, ब्लॉक बस चेंज हुआ है, इसी के चलते चलते उनको सरकार की कोई सहायता नहीं मिल पा रही है। ये जो न्यूज़ है ये है गंधमर्दान आयरन ओर माइंस की। यहाँ पर हम बताते, अब ये लोग क्या है ना कि काम धाम सब छोड़ छाड़ के वहीं की जो साइट है ना उसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुटिंग देयर लाइवलीहुड एट रिस्क द विलेजर हैव डिसाइडेड टू गिव अप डेली वेज वर्क एंड ब्लॉक ट्रैफिक ऑन द रोड नियर आयरन ओर माइन टू डिमांड कंपनसेशन की ये लोग डिमांड कर रहे हैं। अब ये लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? अगेंस्ट देयर एक्सक्लूजन, मतलब इनको छोड़ दिया गया फ्रॉम वेलफेयर प्रोग्राम्स मीन फॉर विलेजेस अफेक्टेड बाय द माइंस।
माइंस के कारण ये लोग प्रभावित हुए हैं, अब इनको मुआवजा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, इसी के लिए ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दाऊ सलार पेंथ is just 2 kilometers from the iron ore mines. It comes under the jurisdiction of Kyonjhar's Sadar block, where the mines are situated in the neighboring Bansal block. अब दिक्कत ये हो गई है, ठीक है, सलार पेंथ मात्र 2 किलोमीटर है इस खदान से। इट कम्स अंडर जुरिडिक्शन ऑफ क्योंझर सदर ब्लॉक वेयर द माइंस आर सिचुएटेड इन द नेबरिंग बंसल ब्लॉक। अब ये क्योंझर के ब्लॉक में आ रहा है और माइन है बंसल के ब्लॉक में, इसलिए इन लोगों को फायदा नहीं मिल पा रहा। दीज विलेजर हैव बीन डिप्रीव्ड ऑफ रिलीफ। आगे सहायता की बात बताई जाती है। अकॉर्डिंग टू लोकल पीपुल, कोऑपरेटिव सोसाइटी इनको कितना रुपये दे रही, 5,000 प्रति महीना फॉर ईच फैमिली अफेक्टेड बाय द माइनिंग। तो एक परिवार को 5,000 रुपये महीना मिलेगा। पेंथाई का कहना है वी आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द पॉल्यूशन कास्ड बाय आयरन और माइनिंग। प्रदूषण से हम सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। द वेस्ट वाटर फ्लोज थ्रू आवर विलेजेस, ठीक है, जो खराब पानी है वो हमारे गांव से होकर जा रहा है। ड्यूरिंग द समर द डस्ट ब्लैंकेट द होल विलेज। गर्मी के टाइम में जो डस्ट है ना पूरे गांव को ढक देती, चादर बिछ जाती। बट वी हैव बीन डिनाइड बेनिफिट, इसके बाद भी हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि हम जो है डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री में आ रही हैं। मतलब इन्होंने ये ट्राई किया एक्सप्लेन करने का कि इनका जो दुख है या फिर गुस्सा है कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफिस बियरर एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर का, लेकिन उनकी ये जो याचिका है उसको कोई सुन नहीं रहा है। इसके अलावा भी कई सारी बातें बताई जाती हैं, जैसे कि जो पत्थर को क्रश करने वाली जो यूनिट रहती है ना, मशीनें रहती, वो हमारी ज़मीन पर स्थापित हुई। उन्होंने कहा कि हम जो है आपको साल भर रोज़गार देंगे, आप हमें हम आपकी ज़मीन को यूज़ करने दीजिए। तो आज से 10 साल पहले की बात यहाँ पर हो रही है। एंड हाफ एगो 7 क्रशर कंपनीज सेट अप देयर यूनिट्स इन सलार पेंथ। विलेजर को ये एश्योर किया गया कि उनको जो है स्टडी एम्प्लॉयमेंट, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है थ्रू आउट द ईयर, बिसाइड्स अदर इनडायरेक्ट बेनिफिट भी मिलने वाले। तो इन्होंने क्या काम कर दिया, अपनी ज़मीन को बेच दिया, ऑल देयर लैंड टू दीज क्रशर यूनिट। कुछ साल बाद क्या होता है, ये जो यूनिट है ना नॉन फंक्शनल हो गई। किसके कारण? गवर्नमेंट ऑर्डर के कारण। हमको यहाँ माइनिंग स्थापित करना। अब ना तो ये अपनी ज़मीन ले सक रहे हैं और ना ही जो है उनको कोई फ़ायदा मिल रहा है। एक और प्रॉब्लम ये लोग बताते विलेजर फेस इज देयर कास्ट आइडेंटिटी की है। वी आर फ्रॉम द नहरा कम्युनिटी, गोइंग बाय आवर सोशल कंडीशन एंड डिस्क्रिप्शन इन द गजेट वी शुड बी इंक्लूड इन द शेड्यूल ट्राइब लिस्ट। हम इस कम्युनिटी से आ रहे हैं, इस हिसाब से हमको शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब क्लास में आना चाहिए। सिंस वी आर वेरी पुअर, आवर चिल्ड्रन कैन नॉट कंटिन्यू देयर स्टडीज बियॉन्ड क्लास 10 इन सलार पेंथ। नन ऑफ द रेसिडेंट्स हैज़ कंप्लीटेड कॉलेज स्टडीज़। हमारे बच्चे 10वीं तक नहीं पढ़ पा रहे। एक भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने कॉलेज किया हो। तो लोगों की कंडीशन इतनी ख़राब है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं केरला से। ग्रेट इंडियन किचन गेट्स केरलास बेस्ट फिल्म अवार्ड। तो ग्रेट इंडियन किचन को केरला की बेस्ट फिल्म अवार्ड से नवाजा गया है। जयसूर्या अन्नाबेन एडजस्ट द बेस्ट एक्टर। तो जयसूर्या और अन्नाबेन को जो है बेस्ट एक्टर के लिए अवार्ड प्रोवाइड किया गया है। जियो बेबीज द ग्रेट्स इंडियन किचन्स which won prizes from all across for its portrayal of women's bold fight back within a oppressive patriarchal family, has been chosen as the best film at 51वें नंबर का केरल स्टेट फिल्म अवार्ड। The award were declared on Saturday afternoon. Jio Baby also won the award for best original screenplay के लिए। Choosing the film which instituted that democracy should start at home was unanimously decision for the jury, according to the jury chairperson Suhani.
जयसूर्या जयसूर्या को मिला है सेकंड स्टेट अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर मेल के लिए फॉर हिज परफॉर्मेंस इन वेल्लम विच कीप्ड एफ्लोट एन आर्चेटपल ड्रंक बोट टेल while Anna Ben won the Best Actor Female के लिए for her performance in the Capella as a naive young woman who has a negotiates many pitfalls when she goes out in the big world. सिद्धार्थ शिवा को क्या मिला है? बेस्ट डायरेक्टर ऑफ फॉर इन्नीवर, ये मूवी है. राइटर डायरेक्टर सचे, जिनकी डेथ हो गई लास्ट ईयर, हैज़ फाउंड ए प्लेस इन द विनर्स लिस्ट फॉर हिज लास्ट फिल्म अय्यापनम कोशियम. इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 से रिलेटेड है. तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिसमें इंडिया की जो रैंकिंग है ना बहुत ख़राब रही है. टोटल 116 जो कंट्रीज़ हैं जिसमें से 101 नंबर पे हमारी कंट्री है. मतलब जितने ज़्यादा पीछे हैं हम, जितने ज़्यादा अंक मिले उतने ही ज़्यादा पिछड़े हैं हम. हमसे हमारे पड़ोसी देश आगे निकल गए, उससे भी ज़्यादा हमारी कंडीशन ख़राब है. तो सरकार का कहना है कि ये जो इंडेक्स है ना इसमें कमियां हैं. ये जो इंडेक्स या जो रिपोर्ट जारी की गई है वो ओपिनियन बेस्ड है. दूसरी बात ये है इसमें सरकार ने कोरोना काल के दौरान जो प्रयास करी है उसका कोई उल्लेख ही नहीं मिलता. कितने सारे कदम सरकार ने उठाई है. गरीब कल्याण योजना पैकेज लॉन्च की है, लोगों को जो राशन है ना फ्री में एक्स्ट्रा प्रोवाइड करी है. लेकिन एक बात ये ध्यान रखने वाली है कि देखो राशन यदि मिला भी है तो कब से मिलना चालू हुआ है, ये बात ध्यान में रखना. दूसरी बात ये है कि जो माइग्रेंट वर्कर थे उन लोग जो है ना राशन को अचीव नहीं कर पा रहे थे. क्यों? क्योंकि वो अदर स्टेट में चले गए थे, राशन कार्ड वहाँ मान्य नहीं था. ये वन नेशन वन राशन कार्ड तो अभी अभी लागू हुआ, वो भी पूरे देश भर में लागू नहीं हुआ है. और दूसरी बात ये है यदि आप उनको राशन दे भी रहे हो तो क्या उनको आप पौष्टिक आहार दे रहे हो? ठीक है, ये भी ध्यान में रखना. गेहूं और चावल ही अकेले खिलाने से कोई व्यक्ति कुपोषण से नहीं बच सकता है. आगे बात बताई जाती है कि इसमें कौन कौन लोग मिलकर के ये रिपोर्ट तैयार करते हैं. तो देखो ये लोग ना अनसाइंटिफिक मेथडोलॉजी का प्रयोग करते हैं बाय इट्स 2 पब्लिशर्स. कौन कौन से हैं? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल द हंगर लाइफ विच रिलाइड ऑन 4 क्वेश्चन. 4 क्वेश्चन के ऊपर ये निर्भर हैं. ओपिनियन पोल टू कैलकुलेट one of 4 indicator used to arrive at GHI score. गवर्नमेंट ने सिग्नल क्या दिया? अंडर नरिशमेंट इंडिकेटर, बिकॉज इट वाज द ओनली वन वेयर इंडियाज परफॉर्मेंस डिटोरिएटेड रिलेटिव टू प्रीवियस ईयर. ये जो एक इंडिकेटर है ना अंडर नरिशमेंट, इसी में बस जो है कुछ सुधार देखने को मिला है प्रीवियस ईयर से. यदि हम करें तो अंडर नरिशमेंट प्रिवलांस रोज फ्रॉम 14% से 15% बिटवीन 2017 से 19 एंड 2018 से 2020. इसके बाद वाली न्यूज़ है श्रीलंका से. श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है ना केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज़ को कम करना चाहती है और उसकी जगह पर जैविक खाद का यूज़ करना चाहती है. लेकिन इस प्रकार से अचानक जो गवर्नमेंट का फैसला लिया गया उससे किसान खुश नहीं, वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं. उनका कहना है कि इससे हमारी जो उत्पादकता प्रभावित होगी, हम लोग जो है ज़्यादा अनाज पैदा नहीं कर पाएंगे. जब ज़्यादा अनाज पैदा नहीं होगा तो जो अनाज को बेच कर के जो हम लोग परिवार अपना चलाते हैं, रोजी रोटी चलाते हैं, वो भी नहीं हो पाएगा, ऐसा उनका कहना है. The move comes about 5 months after the government banned all chemical fertilizer, shifting immediately to organic fertilizer. Agriculture expert लोगों ने क्या है slammed the move as ill-advised and unscientific. तो कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि जो फार्मर हैं एंटिसिपेट दैट द ड्रास्टिक पॉलिसी चेंज कुड स्लैश देयर यील्ड, उनसे उनकी जो उत्पादकता घट जाएगी. अब जो धान के किसान हैं एंटिसिपेट 25% प्रोडक्शन स्लम्प.
while grower of tea, which is key foreign exchange earner of Sri Lanka, fear a likely 40 से 60% fall in output। धान वाले किसान कितना नुकसान होने वाला है, टी वाले किसानों को कितना नुकसान होने वाला है, यहाँ पर इसके बारे में बात बताई गई है। अब एक बात और भी है कि सरकार जो है फर्टिलाइज़र को जो इंपोर्ट कर रही है ना, वो उसका कम हो जाएगा। श्रीलंका स्पेंड एन एस्टिमेटेड 300 से 400 मिलियन डॉलर एनुअली ऑन फर्टिलाइज़र इंपोर्ट। तो इफ द गवर्नमेंट्स पॉलिसी शिफ्ट took the country by shock, the newly appointed panel has drawn attention for its composition. It is striking that even now the task force has no scientist who study and research agriculture। तो इसके लिए उन्होंने एक जो टास्क फोर्स का गठन किया था, तो उसकी कुछ कमियां बताई जा रही हैं कि यहाँ पर जो है कोई साइंटिस्ट नहीं है जिसने स्टडी की और रिसर्च किया हो एग्रीकल्चर पर, ऐसा कहना है प्रोफेसर ऑफ सॉइल फर्टिलिटी लैंड एंड न्यूट्रिशन मेजरमेंट का